इंडिया रीडिफाइंड यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया इंडोनेशिया रिलेशनशिप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस के बीच में जो डेवलपमेंट हुई है वो है कि जो इंडिया का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ है, जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि इंडियन गवर्नमेंट को एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगानी चाहिए इंडोनेशिया से आने वाले सामानों पर। उस सामान के अंदर जो मेन चीज़ है वो है विस्कस स्टेपल फाइबर। अब जो इन लोगों को विस्कस स्टेपल फाइबर के बारे में नहीं पता है वो सिंपल सी जान लीजिए कि जो रेयन होता है वो एक मैन मेड फाइबर होता है। जो विस्कस है वो भी एक मैन मेड फाइबर होता है, लेकिन उसका जो विस्कस का जो ओरिजिन होता है वो नेचुरल होता है, लेकिन जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि इसे हम रीजनरेटेड फाइबर्स की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपको और भी ज़्यादा जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है उसके जो मिनिस्टर है उनका नाम है पीयूष गोयल सर। तो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ है, इसका काम होता है कि जब कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, मान लीजिए इंडिया किसी कंट्री से ट्रेड कर रहा है और उस ट्रेड के अंदर कोई ट्रेंड देखा जा रहा है या कोई प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो उस प्रॉब्लम या ट्रेंड को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ और दूसरे सेफ गार्ड मेजर्स, जिससे जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको सेफ गार्ड किया जा सके। अब आप जानना चाहेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ क्या होती है, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ क्या होती है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको इस बारे में मैं बताऊंगा कि इन दोनों ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, वो जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक डिफेंस का काम करता है। क्योंकि अगर कोई कंट्री अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होकर इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हर्ट करना चाहे तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ इसके खिलाफ एक्शन लेता है, गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और गवर्नमेंट इस बॉडी की जो एडवाइस है उस पर एक्ट भी करती है। विस्कस फाइबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विस्कस फाइबर एक सिंपली एक टाइप का रेयन है। रेयन आपको पता होगा एक मैन मेड फाइबर है। ओरिजिनली विस्कस फाइबर को 19th सेंचुरी के अंदर, 19th सेंचुरी होता है 1800 से लेकर 1900 एडी, इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता था। विस्कस फाइबर को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता था और 1924 में जो रेयन वर्ड है वो यूज में आया और उसके बाद से इसे रेयन के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो में आगे मैं इसे रेयन के नाम से आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। अब जान लेते हैं कि रेयन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना ज्यादा फेमस क्यों है। क्योंकि रेयन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक लो कॉस्ट फैब्रिक है और लो कॉस्ट फैब्रिक के होने के कारण और मैन मेड होने के कारण इसे ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाते हैं और इसकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा होती है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ये सेल्यूलोज फाइबर से बनता है। सेल्यूलोज फाइबर आपको मिलेगा प्लांट की वॉल्स के अंदर। आपका क्वेश्चन होगा कि अगर ये प्लांट की वॉल से बनता है जिसके अंदर सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को निकाल कर एक लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे बनाते हैं, तो इसे हम मैन मेड फाइबर क्यों कहते हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि इसको बनाने का प्रोसेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इसे मैन मेड फाइबर के रूप में देखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विस्कस फाइबर कैसा होता है। और जब भी मैं आपको विस्कस फाइबर डिस्क्राइब कर रहा था तो आपकी स्क्रीन पे उस विस्कस फाइबर की फोटो भी थी, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि विस्कस फाइबर कैसा है। अब आगे बात करते हैं। इंडिया ने इंडोनेशिया के खिलाफ जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है विस्कस फाइबर को लेकर, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि डंपिंग क्या होता है। डंपिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एक कंट्री दूसरे किसी कंट्री के अंदर जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उसको बिल्कुल कम प्राइजेस पर बेचना स्टार्ट कर देती है। और अगर कोई कंपनी इतने कम प्राइजेस पे अपने प्रोडक्ट बेच रही है तो उसे हम डंपिंग कैटेगरी में डाल देते हैं। मतलब बिल्कुल वो फेंक रही है उन प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री के अंदर। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये कंट्रीज करती क्यों है, उन्हें तो नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कई बार कंट्रीज को नुकसान होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस के लिए वो लॉन्ग टर्म गेन देखते हैं। लॉन्ग टर्म गेन ये होता है कि अगर कंट्रीज डंप करना स्टार्ट करती है लो प्राइजेस के अंदर, तो जो उस होस्ट कंट्री की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है, जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो कम्पीट नहीं कर पाते और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनका कंपटीशन खत्म हो जाता है। और जैसे कंपटीशन खत्म होता है जो कंट्री डंप कर रही थी अपने प्रोडक्ट्स को, उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। क्योंकि अब कोई कंपटीशन नहीं है उसके सामने, तो वह आसानी से हाई प्राइजेस पे उन प्रोडक्ट्स को
बेच सकती है और जो पहले का जो उनका लॉस था डंपिंग के कारण उसे वो बाद में अपने प्राइसेस हाई करके वापस रेगुलेट कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक होस्ट कंट्री लगाती है फॉरेन कंट्री के ऊपर। तो ये एक टाइप का प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ या टैक्स होता है जो एक होस्ट कंट्री लगाती है, क्योंकि जब होस्ट कंट्री की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि एक फॉरेन कंट्री अपने प्रोडक्ट्स उस होस्ट कंट्री के अंदर कम दामों पे बेच रही है इन कंपैरिजन टू द प्राइसेस जो वो अपनी कंट्री में चार्ज करते हैं उसी प्रोडक्ट के लिए, उसके कंपैरिजन में जो फॉरेन कंट्री होस्ट कंट्री में जो प्रोडक्ट्स बेच रही है सेम प्रोडक्ट्स वो बिल्कुल कम प्राइसेस पे बेच रही है ताकि वो कंपटीशन खत्म कर सके होस्ट कंट्री के अंदर। तो जो होस्ट कंट्री है वो उस फॉरेन कंट्री की कंपनीज के अगेंस्ट ड्यूटीज या टैक्सेस लगाती है ताकि जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो हर्ट ना हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो फॉरेन कंट्री थी वो अपने प्रोडक्ट्स डंप करके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर इंडल्ज हो रही थी। तो जो होस्ट कंट्री उसके पास राइट बनता है कि वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा के जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो फॉरेन कंट्री में इंडल्ज हो रही थी उसको रोक सके। अब बात कर लेते हैं, मैंने एक और टर्म यूज किया था काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटीज और एंटी डंपिंग ड्यूटीज में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज वो ड्यूटीज होती है जब एक फॉरेन कंट्री बिल्कुल कम दामों पे कुछ प्रोडक्ट्स को एक होस्ट कंट्री के अंदर डंप कर रही होती है, लेकिन काउंटरवेलिंग ड्यूटी उस समय लगाई जाती है जब वो फॉरेन गवर्नमेंट अपनी खुद की कंट्री के अंदर अपने प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रही है जिस कारण उन प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर्स को अनड्यू बेनिफिट हो रहा है। तो जब वो एक्सपोर्टर्स अपना प्रोडक्ट होस्ट कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स के दाम कम होते हैं क्योंकि जो फॉरेन कंट्री उन्होंने उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड की होती है, जिस वजह से जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है। मान लीजिए जो इंडिया के जो फार्मर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज मिलती है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑन फर्टिलाइजर्स पे उन्हें सब्सिडी मिलती है, वाटर के ऊपर सब्सिडी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी मिलती है। तो जब इंडियन फार्मर्स का प्रोड्यूस अमेरिका में जाता है तो अमेरिका उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाता है क्योंकि इंडिया ने जो इंडिया के किसान है उनको सब्सिडीज दे रखी है और इंडिया के किसानों को सब्सिडीज मिली है इसलिए उनका जो प्रोडक्ट है वो चीपर है। तो अगर इंडियन प्रोड्यूसर्स अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं तो जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं, जो अमेरिकन डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो घाटे में रहेगी क्योंकि उन्हें कम सब्सिडीज मिलती है, इसलिए अमेरिका उन प्रोडक्ट्स पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकता है। अब एक एंटी डंपिंग ड्यूटी का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इंडिया की एक कंपनी है वो किसी फॉरेन मार्केट, मान लीजिए बांग्लादेश के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल कम दामों पे बेच रही है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिया रीडिफाइंड, ये मेरे यूट्यूब का चैनल है। तो मैं अपने प्रोडक्ट्स अगर बांग्लादेश के अंदर 200 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, वही प्रोडक्ट्स मैं इंडिया में 300 रुपये के अंदर बेचता हूँ, तो मैं डंपिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। इससे मुझे नुकसान तो हो रहा है लेकिन शॉर्ट टर्म नुकसान हो रहा है क्योंकि वही प्रोडक्ट्स मैं कम दामों में बेचकर बांग्लादेश के अंदर कॉम्पिटिशन खत्म कर सकता हूँ और जैसे कॉम्पिटिशन खत्म होगा मैं अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़ा सकता हूँ। मैं उन्हें 350 या 400 ले जा सकता हूँ क्योंकि अब कोई कॉम्पिटिशन नहीं है बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर अगेंस्ट मई प्रोडक्ट्स। तो ये होती है डंपिंग प्रैक्टिसेस। इसको रोकने के लिए बांग्लादेश इंडिया रीडिफाइंड यूट्यूब चैनल के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काउंटरवेलिंग ड्यूटीज और एंटी डंपिंग ड्यूटीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं डंपिंग के, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के और काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ के, तो मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ और काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ कैसे लगती है। अब जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ जो ट्रेड रेमेडीज़ है उसने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि आप जो इंडोनेशियन इंपोर्ट हो रहा है, जो इंडोनेशियन विस्कस फाइबर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है उस पर आप एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाइए। अब ये रिकमेंडेशन जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। इस समय जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो है निर्मला सीतारमन मैम। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, उसके पास 3 मंथ्स होंगे इस रिकमेंडेशन पे एक्ट करने के लिए। अगर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू उसको लगता है कि ये जो रिकमेंडेशन आई है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के तरफ से अगर ये सही है तो वो उन ड्यूटीज को इम्पोज कर देगा। अगर 3 महीने में ड्यूटीज इम्पोज नहीं होती है तो ये जो मैटर कोल्ड स्टोरेज में चले जाता है। आगे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रुख है एंटी डंपिंग ड्यूटीज को लेकर। तो आपको पता होगा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो संभालता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डंपिंग प्रैक्टिस को इलीगल नहीं मानता। इसी के साथ अगर कोई कंट्री एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री को अलाउ करता है कि वो फॉरेन कंट्री के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है अगर होस्ट कंट्री को लगता है कि उस
डंपिंग प्रैक्टिस की वजह से जो होस्ट कंट्री है उसकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हार्म हो रहा है। तो अगर इंडिया का केस देखा जाए तो जो इंडिया के जो विस्कस फाइबर प्रोड्यूसर्स है, डोमेस्टिक विस्कस फाइबर प्रोड्यूसर्स है, उन्हें इस इंडोनेशियन जो डंपिंग है विस्कस फाइबर की उससे नुकसान होगा। और इसी के रिकमेंडेशन को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है कि जो इंडोनेशियन विस्कस फाइबर है उस पर ड्यूटीज लगाई जाए। इससे अगर इंडोनेशिया चैलेंज करना चाहे तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया इस केस को जीत जाएगा। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, हल्के से बात और कर लेते हैं WTO प्रोविजंस के बारे में। मान लीजिए अगर इंडिया ने अभी इस विस्कस फाइबर जो इंडोनेशिया डंप कर रहा है इंडिया में, अगर इस पे इंडिया ने ड्यूटीज लगा दिया तो ये आने वाले 5 सालों तक वैलिड रहेगी। अगर इंडिया खुद से इन ड्यूटीज को हटा नहीं लेता और अगर इंडोनेशिया खुद से जो डंपिंग की प्रैक्टिस है, जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट है या जो पर्टिकुलर इंडोनेशियन एक्सपोर्टर्स है वो डंपिंग की प्रैक्टिस से खुद को पीछे ना कर ले, तो अगले 5 साल तक ये ड्यूटीज अगर गवर्नमेंट लगाती है विद इन 3 मंथ्स तो वैलिड रहेगी। और 5 साल के बाद एक कॉन्सेप्ट होता है सनसेट रिव्यू। सनसेट रिव्यू का मतलब है जब कोई चीज बिल्कुल अपने एंड में हो तो आप उसे रिव्यू कर सकते हैं। मान लीजिए 5 साल के बाद गवर्नमेंट को लगता है कि अभी भी जो इंडोनेशियन एक्सपोर्टर्स है वो डंपिंग की प्रैक्टिस में इंडल्ज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसे 5 साल और एक्सटेंड कर सकती है। जो एक्सपायरी रिव्यू इन्वेस्टिगेशन या सनसेट रिव्यू इन्वेस्टिगेशन के बारे में, सनसेट रिव्यू का सिंपल मतलब है जब कोई चीज एंड होने वाली हो तो उसे वापस रिव्यू कर सकते हैं। अब हमने बात की थी कि जो डंपिंग प्रैक्टिस है वो इंडिजिनस इंडस्ट्री को कैसे इफेक्ट करती है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर एंटी डंपिंग ड्यूटीज अनफेयर मैनर में लगाई जाए तो क्या हार्म हो सकता है होस्ट कंट्री को, यहाँ पे इंडिया को। अगर एंटी डंपिंग ड्यूटीज अनफेयर मैनर में लगाई जाए तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इनएफिशिएंट बन सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बाहर से कोई कंपटीशन नहीं आ रहा है। अगर कंपटीशन नहीं आ रहा है तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होगी, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के वो बढ़ सकते हैं। और जो सेकंड प्रॉब्लम आती है वो कि इन फ्री मार्केट, हम फ्री मार्केट में रहते हैं तो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करे कि जो प्रैक्टिसेस कंपनीज इंडल्ज कर रही है वो डंपिंग की प्रैक्टिस है, यानी वो जो फॉरेन कंपनीज है वो जो इंडिया में अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है वो बिल्कुल कम प्राइसेस पे कर रही है, तो यहाँ पे कई बार डिस्प्यूट हो जाता है गवर्नमेंट के बीच में। तो ये एक प्रॉब्लम है एंटी डंपिंग ड्यूटीज से रिलेटेड। इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।